अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं। हमने जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का कोर्स शुरू किया था और उसमें स्पेसिफिकली हम जो साइकोफार्माकोलॉजी हमने शुरू किया था, तो उस साइकोफार्माकोलॉजी में हमने डिफरेंट ड्रग्स हमने पढ़ी थी, डिफरेंट क्लासेस हमने पढ़ी थी। उन सारों की जो वीडियोस है तो वो चैनल की प्लेलिस्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आपको मिल सकती है। आज हम शुरू करते हैं एंटी डिप्रेसेंट को। तो एंटी डिप्रेसेंट से पहले हमने पढ़ा था डिप्रेशन का जो डिसऑर्डर आता है या अफेक्टिव डिसऑर्डर जो होते हैं। तो उस अफेक्टिव डिसऑर्डर में एक होते हैं मेनिया होता है, एक होता है डिप्रेशन। तो उसको जो है ना हमने डिटेल से डिस्कस करवाया था, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे वो मौजूद होगा। आज इधर हम पढ़ते हैं उस डिप्रेशन के खिलाफ कौन सी मेडिकेशन यूज होते हैं, तो वहाँ पढ़ते वीडियो पे जाते हैं। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर करवाएं। ओके, तो सबसे पहले डिप्रेशन क्या है। तो डिप्रेशन के बारे में आपको पता होगा कि डिप्रेशन वो कंडीशन होता है जिसमें आपके सेरोटोनिन या जितने भी मूड स्टेबलाइजर हार्मोन्स होते हैं, सेरोटोनिन है और प्लस एपिनेफ्रिन है। तो जब इन दोनों की लेवल डिक्रीज हो जाए तो इसी की वजह से आपका मूड जो है ना वो डिप्रेस होता है, आपका मूड डिप्रेशन में चलता है। तो इसी कंडीशन को हम डिप्रेशन कहते हैं। अब इस डिप्रेशन के खिलाफ जो मेडिकेशन हम यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं एंटी डिप्रेशन। अब एंटी डिप्रेशन में स्पेसिफिकली हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा कि हमने सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन के लेवल को जो है ना वो बढ़ाना है। इसके साथ साथ डोपामिन के लेवल भी होता है, लेकिन डोपामिन बहुत कम जो है ना इधर अफेक्ट करवाते हैं वो मुकाबले सेरोटोनिन एपिनेफ्रिन। तो सिर्फ हमने सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन का पढ़ना है कि सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन का लेवल आपने किस तरह जो है ना इधर बढ़ाना है। ओके, इधर जो है ना सबसे पहले हम पाथवे या मैकेनिज्म पढ़ते हैं। मैकेनिज्म के बाद आपको बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा कि किस तरह फिर उसके एक्शन होते हैं। सबसे पहले ये है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में इधर होते क्या, इधर आते इधर बनते सेरोटोनिन बनती है। सेरोटोनिन इसका एक अलग पाथवे है, सेरोटोनिन किस तरह बनते हैं वो आप देख ले फिर खुद। और साथ में जो है ना एपिनेफ्रिन बनते हैं। क्या बनते हैं? एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन। ये एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन बनने के बाद इधर आता है ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, इधर वेसिकल्स होते हैं और ये इस वेसिकल में ये स्टोर होते हैं। अब जब ये इस वेसिकल में ये स्टोर हो जाए तो फिर स्टोर होने के बाद ऑन द टाइम ऑफ एक्शन ये जो है ना ये इधर से रिलीज होते हैं और ये वाला जो एरिया है जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आते हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सिग्नलिंग ट्रांसमिशन। क्या काम होता है? सिग्नलिंग ट्रांसमिशन। तो जब ये वाली इधर आती है तो सिग्नलिंग ट्रांसमिशन होती है जिसकी वजह से आपका मूड जो है ना वो ठीक होता है, आपका बिहेवियर वो ठीक होता है। लेकिन जब ये क्या होते हैं, जब ये सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन इधर नहीं होती तो सिग्नल ट्रांसमिशन नहीं होगा। सिग्नल ट्रांसमिशन न होने की वजह से जो है ना क्या होता है, आपका मूड या आप डिप्रेशन में चलती हो। ओके, तो ये जब इधर आते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद इसके साथ क्या होते हैं, तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद ये सेरोटोनिन आते हैं इधर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। यहाँ पे होते हैं 5H2 रिसेप्टर। 5H2 रिसेप्टर होता है, ये सेरोटोनिन का अपना रिसेप्टर है 5H2 रिसेप्टर, इसके साथ अटैच होता है। साथ में ये इधर आते प्री साइनेप्टिक में एक रिसेप्टर होता है जिसको हम कहते हैं 5HT1 रिसेप्टर, इसके साथ अटैच होते हैं। तो ये हो गया अटैचमेंट। इसके साथ जो है ना इसी के साथ इसकी ट्रांसमिशन होती है। अब इसके बाद फिर क्या होता है कि इसमें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, उसकी बैकवर्ड मूवमेंट होते और वो वापस आते हैं प्री साइनेप्टिक वेसिकल में। ओके, तो इधर होता है कौन सा एरिया, इधर होता है सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर। साथ में इसके साथ एक और ट्रांसपोर्टर होता है, उसको हम कहते हैं एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। अब इन दोनों की वास्ते ये वाली जो है ना फिर दोबारा री अपटेक होते हैं। क्या होते हैं? ये वाली दोबारा जो है ना री अपटेक होते हैं, इधर आते हैं। ओके, तो इस री अपटेक के लिए जो है ना ये सेरोटोनिन का अलग री अपटेक होता है और एपिनेफ्रिन का अलग री अपटेक होता है। फॉर एग्जांपल ये एपिनेफ्रिन हो गया तो इसका री अपटेक इस पाथवे के थ्रू और इसका री अपटेक इस पाथवे के थ्रू जो है ना ये आते हैं। अब री अपटेक के बाद इसके साथ क्या होता है, री अपटेक के बाद इधर जो है ना एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं मोनो अमाइन ऑक्सीडेज। अब ये मोनो अमाइन ऑक्सीडेज जो है ना ये इस न्यूरोट्रांसमीटर्स को, ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को इधर क्या करवाते हैं, इधर इसको
डिमेज करवाते हैं, इधर इसको डिस्टर्ब या डिस्टॉर्टेड करवाते हैं, खत्म करवाते हैं, ऑक्सीडाइज करवाते हैं इसको। ऑक्सीडेशन के बाद ये इधर खत्म होते हैं। तो अब क्या होता है, ये जब इधर आते हैं मोनो अमाइन ऑक्सीडाइज इसको खत्म करवाते हैं। तो इस खत्म करवाने से इधर जो है ना जो नॉरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन है इसकी नॉर्मल रूटीन में तो ठीक है, लेकिन डिप्रेशन में इसकी फिर कमी आती है। तो उस कमी को बरकरार रखने खत्म करने के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास दो मैकेनिज्म है। एक मैकेनिज्म ये है कि इधर ये जो रीअपटेक है इस रीअपटेक को हम बंद करें तो इधर जो है ना लेवल इंक्रीज होगा, सिग्नल ट्रांसमिशन होगा। या इधर जो है ना ये जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज है इसको हम बंद करें। जब ये हम बंद करेंगे तो इधर ये सेफ रहेंगे और सेफ रहने के बाद ये वापस जो है ना रिलीज हो जाएंगे अपनी जगह पे। तो हमारे पास ये दो पाथवे हैं, या तो हमने तो एंटी डिप्रेशन में सिर्फ हम दो पढ़ेंगे कि या हमने इसको बंद करना है, मानो अमाइन ऑक्सीडेज को बंद करना है, या इस रीअपटेक को हमने बंद करना है। तो जब हम रीअपटेक को बंद करेंगे तो रीअपटेक के लिए हमारे पास जो है ना नॉरेपिनेफ्रिन रीअपटेक के लिए अलग ड्रग है, सेरोटोनिन रीअपटेक के लिए इनहिबिटर के लिए अलग ड्रग है। तो जो सेरोटोनिन के रीअपटेक होते हैं उसको हम इनहिबिट कराते हैं, तो उसको हम कहते हैं एसएसआरआई और सेरोटोनिन रीअपटेक सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। लेकिन जो एपिनेफ्रिन की रीअपटेक को हम बंद करेंगे तो उसके लिए अलग ड्रग है, उसको हम कहते हैं सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक या सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर उसको हम कहते हैं। ओके, अब जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को हम बंद करेंगे उसको इनहिबिट करवाएंगे तो उसके लिए फिर अब होते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो ये पाथवे तो आपने जान लिया कि ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर और सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर किस तरह जो है ना वो अपना एक्शन परफॉर्म करवाते हैं। अब आते हैं हम मीटर एक एक को हम डिटेल से पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं और ये किस तरह काम करते हैं। सबसे पहले एसएसआरआई सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया कि केमिकली डाइवर्स एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दैट स्पेसिफिकली इनहिबिट सेरोटोनिन रीअपटेक। तो ये सेरोटोनिन रीअपटेक को इनहिबिट करवाता है, हैविंग 300 to 3000 fold greater selectivity for the serotonin transporter as compared to norepinephrine transporter। तो इधर हमने दो ट्रांसपोर्टर पढ़े, एक सेरोटोनिन एक नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये कहते हैं कि ये सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर का तो ये जो एसएसआरआई है इस एसएसआरआई का एफिनिटी इस सेलेक्टिव सेरोटोनिन या सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर के साथ इस इतना ज्यादा होता है कि इस नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर या नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन का जो रिसेप्टर ट्रांसपोर्टर है इस ट्रांसपोर्टर से जो है ना एसएसआरआई का एफिनिटी इस सेरोटोनिन के साथ जो है ना 1000 टाइम्स ज्यादा होते हैं। ओके, तो सिंपली ये कि सेरोटोनिन का एफिनिटी इस सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर के साथ 3000 टाइम वो ज्यादा होता है बमुकाबले एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर के। ओके, तो सिंपली यही बात है इधर की है। फिर एसएसआरआई लेटरल ब्लॉकिंग एक्टिविटी एज मस्करेनिक अल्फा एड्रेनर्जिक एंड हिस्टामिनिक H1 रिसेप्टर। तो ये इसका एक सेफ जोन है। सेफ जोन क्या है, इससे पहले जो TCS थी या टेट्रासाइक्लिन इनहिबिटर अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें ये था कि उसकी आवर जगहों पे भी एक्शन होती थी। तो जब आप इसको रीअपटेक के लिए देते थे तो वो आवर जगहों पे अपना एक्शन परफॉर्म करवाती थी। लेकिन एसएसआरआई का ये एक बेनिफिट वो ये है कि इसका जो ब्लॉकिंग एक्टिविटी होता है वो कम होता है। किस चीज से, मस्करेनिक रिसेप्टर से। मस्करेनिक कौन से होते हैं, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर होते हैं जिसको हम कहते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर। साथ में जो है ना एड्रीनर्जिक रिसेप्टर जो एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन होते हैं। साथ में जो हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर फॉर रिस्पांसिबल फॉर वेसोडाइलेशन, स्मूथ मसल एक्टिविटी वगैरह। तो इससे इनका सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर का एक्टिविटी इनसे कम होता है। इस वजह से ये सिर्फ काम करवाता है अपनी रीअपटेक इनहिबिटर पे, बाकी पे ये इस काबिल नहीं है कि बाकी पे ये काम करवा दी। तो इस वजह से जो है ना इसकी एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा कम होते हैं। एसएसआरआई ब्लॉक द रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन। तो ये सेरोटोनिन की रीअपटेक को भी ब्लॉक करवाते हैं, लीडिंग टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर एंड द सिनेप्टिक क्लिप। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि ये सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट करवाते हैं, इस वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो सिनेप्टिक क्लिप में क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। ओके, अब जो है ना एंटी डिप्रेसेंट इंक्लूडिंग एसएसआरआई टाइपिकली टेक एटलीस्ट 2 weeks टू प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। अब जब आप एसएसआरआई लोगे ना या जितनी भी एंटी डिप्रेसेंट लोगे तो उसके लिए मिनिमम लेवल डेज कितने कि 2 weeks तक जो है ना वो टाइपिकली क्या करवाएंगे, अपने इम्प्रूवमेंट को। जब वो इम्प्रूवमेंट बंदे में लेके आएगा तो 2 weeks तक वो जरूर लेंगे उस पर। ओके,
फिर इसके बाद आता है क्या थेराप्यूटिक यूजेस की, क्या है डिप्रेशन है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर है और बुलिमिया नर्वोसा है। तो इन सारों में जो है ना फिर आपने जो है ना SSRI को लेना है। ओके, तो ये SSRI था। अब इसकी साइड इफेक्ट्स क्या है SSRI की, तो SSRI की साइड इफेक्ट्स जो है ना वो एजिटेशन काज करवाते हैं, स्वेटिंग काज करवाते हैं, एंजाइटी एंड हेडेक काज करवाता है, साथ में वीकनेस एंड फटीग काज करवाते हैं, नाजिया वोमिटिंग डायरिया काज करवाते हैं। क्योंकि जो सेरोटोनिन होता है ना, ये सेरोटोनिन सिर्फ ब्रेन में नहीं होती, ये आपकी जीआई ट्रैक्ट में भी होते हैं, आपकी लीवर में भी होते हैं, तो ये गट में भी सेरोटोनिन होता है, तो इधर भी फिर इसकी जो है ना साइड इफेक्ट आते हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी ये काज करवाते हैं, डिलेड इजैकुलेशन और एनऑर्गेनिज्म जो है, एनऑर्गेज्म जो है ना ये भी ये काज करवाते हैं। तो ये इसकी साइड इफेक्ट्स थी ये सेरोटोनिन की। अब SSRI इसके साथ साथ जो है ना कौन कौन सी SSRI हम यूज कराते हैं, तो सिटोलोप्राम है, इसके साथ जो है ना एस्केटोलोप्राम है, फिर जो है ना फ्लेक्सिटिन है, और इस तरह की ये सारी क्या है ये SSRIs की डिफरेंट ड्रग्स है। फिर ओके, इसके बाद फिर आते हैं हम सेलेक्टिव या सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर का मोड ऑफ एक्शन हमने इजीली उधर पढ़ा था। मोड ऑफ एक्शन क्या है, सेलेक्टिवली इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। तो अब ये दोनों करवाते हैं, अब सेरोटोनिन को भी ब्लॉक करवाते हैं, साथ में जो है ना नॉरएपिनेफ्रिन को भी ब्लॉक करवाते हैं। लेकिन सेरोटोनिन जो है ना अच्छा SNRIs may be effective in treating depression and patient in whom chronic painful symptoms such as backache and muscle ache against which SSRIs are also ineffective। तो अब ये SNRI जो है ना ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसकी इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है देन SSRI, क्योंकि इसमें हमने दोनों को कट करवाना है। इसमें ज़्यादातर हम ये जो है ना जब पेनफुल सिम्टम्स होते हैं जैसा कि बैक एक हो गया या मसल एक हो गया, डिप्रेशन की वजह से ये इंसान को लग जाए, तो फिर उस वक्त जो है ना फिर आपने SNRI को, तो जो फर्स्ट डोज होता है ना या फर्स्ट लाइन ड्रग होता है वो SSRI है, फिर इसके बाद आप SNRI भी जाओगे। साइड इफेक्ट्स इसकी क्या होगी, नाजिया, हेडेक, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, डिजीनेस, इंसोम्निया, कॉन्स्टिपेशन, स्वीटिंग, सोमनिलेंस। तो ये इसकी क्या है, ये इसके साइड इफेक्ट्स है। ओके, फिर एग्जांपल इसकी क्या है, वेनलेपेक्सिन है और ड्यूलेक्सिन है। तो ये क्या है, ड्यूलेक्सिन है, तो ये क्या है, ये इसके एग्जांपल्स है। अब इसकी साइड इफेक्ट्स, अच्छा तो ये साइड इफेक्ट्स हो गई, इसके एग्जांपल हो गए। इसके बाद जो है ना फिर वो तीसरा है वो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। तो ट्राइसाइक्लिक क्या, जिसको हम कहते हैं TCS, ट्राइसाइक्लिक ब्लॉक नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन रीअपटेक इन द न्यूरॉन। तो ये क्या करवाते हैं, दोनों को ब्लॉक करवाते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन को भी ब्लॉक करवाता है, सेरोटोनिन को रीअपटेक को भी ब्लॉक करवाता है। एंड दस एप डिस्कवर्ड टुडे, तो ये क्या है, ये TCS जो है ना ये SSRI और SNRI से ये पहले डिस्कवर होती। तो ये इधर ये कहती है कि अगर ये अब डिस्कवर हो जाता तो इसको हम SNRI का नाम देता, क्योंकि SNRI का काम क्या है, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन दोनों को इनहिबिट करवाते, और इसका काम भी सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन दोनों को इनहिबिट करवाते। तो ये कहते हैं कि अगर TCS अब डिस्कवर होती तो हम इसको नेम देती SNRIs की, क्योंकि दोनों की एक ही एक्शन है। लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट में जो है ना थोड़ी सी डिफरेंसेस है। एडवर्स इफेक्ट में जो है ना, अब ये इसकी टाइप्स कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट बाद में पढ़ते। TCS में कौन कौन से आते हैं, तो टर्शियरी अमाइन भी इसमें होता है और सेकेंडरी अमाइन भी इसमें होते हैं। टर्शियरी अमाइन में जो है ना ये इमेप्रामिन है, इमेप्रामिन जो है ना इसके साथ साथ बाकी सारे ड्रग्स हैं। TCS में कौन से होते हैं, सेकेंडरी अमाइन में, तो सेकेंडरी अमाइन में डिसिपेराफ्रिन है, साथ में जो है ना ये वाले ड्रग ये सारे ड्रग जो है ना फिर इसमें TCS में आते हैं। ओके, अब TCS के बाद जो है ना फिर हम आते हैं मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर अब क्या है, जो तीसरा वाला तरीका हमने बताया था, तो वो वाला तरीका भी इधर हमने अप्लाई करना है कि मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर में हम मोनो अमाइन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करवा दें, ताकि वो जो एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन है उसके ऑक्सीडेशन को न करवा दे। मोड ऑफ एक्शन क्या होते हैं, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इज माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है ये, फाउंड इन नर्व एंड अदर टिश्यू, नर्व में अदर टिश्यू में जैसा कि गट है, लीवर है, तो इन सारों में क्या पाया जाता है, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज। And the neuron monoamine function as a safety valve to oxidatively eliminate and inactivate any excess neurotransmitter molecule। तो अब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है जैसे कि हमने पढ़ा कि ये ऑक्सीडेशन करवाते हैं या डिमिनेशन करवाते हैं, अमाइनो ग्रुप जो है डिमिनेट करवाता है,
किस चीज से, जो एक्सिस न्यूरोट्रांसमीटर है, उधर जो न्यूरोट्रांसमीटर हमने पढ़ी ना, उस एक्सिस न्यूरोट्रांसमीटर से, जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन है, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, तो उससे जो है ना क्या करवाता है, उससे मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ये क्यों करवाते हैं? इसलिए कि ये जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो ऑक्सीडेशन के बाद जिसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो में लीक आउट ऑफ द साइनाप्टिक वेसिकल, साइनाप्टिक वेसिकल से या तो उसको बाहर फेंक देती है जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, या उसको जो है ना विद इन द प्री साइनाप्टिक नर्व, विद इन द वेसिकल जो है ना इसको फिर रखते हैं। ये जो बाकी इसके बाकियात पाए जाते हैं। ओके, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, तो ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज का काम था कि ये इसके जो डिमिनेशन इसकी करवाते, फिर वो एक्शन नहीं करवाता, उस डीएक्टिवेट फिर हो जाता है नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ये नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन और डोपामिन और सेरोटोनिन। अब आपने जो है ना, जब आपके पास डिप्रेशन हो, तो डिप्रेशन में ऑलरेडी जो है ना इन चीज़ों की, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की कमी आती है, तो फिर इसके ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए फिर आप मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो है ना वो लॉन्च करेंगे, में रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट एंजाइम। तो अब मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर का काम क्या होता है कि वो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करवा दे, परमिटिंग द न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स। अब ये जो है ना परमिट करवाता है कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल को, इन न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल को परमिट करवा दी to scrap degradation and therefore to both accumulate within the presynaptic neuron and leak into the। तो अब ये दोनों करवाते हैं कि या तो वो प्रीसाइनाप्टिक न्यूरॉन की जो वेसिकल है उधर स्टोर हो जाए, या जो पोस्ट साइनाप्टिक है उधर जो है ना इसके इंक्रीज हो जाए। तो ये कौन करवाता है? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ताकि एपिनेफ्रिन और साथ में सेरोटोनिन जो है ना ये सेफ रहे। दिस इज बिलीव टू कॉज एक्टिवेशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन रिसेप्टर एंड मे बी रिस्पांसिबल फॉर द इनडायरेक्ट एंटी डिप्रेशन एक्शन ऑफ द ड्रग्स। तो इससे क्या होता है? इससे तो ये आप ये कंसिडर करवाते हो कि हमने नॉरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करवा दिया, या आप ये करवा सकते हो कि इसने इनडायरेक्टली एंटी डिप्रेशन एक्शन करवा दिया। ओके, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज कैटालाइजेस डिमिनिशन ऑफ द इंट्रासेलुलर मोनोअमाइन। तो मोनोअमाइन ए जो है ना वो क्या करवाते हैं? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन के ऑक्सीडेशन करवाते हैं। मोनोअमाइन बी जो है ना वो फिनाइल एथाइलामाइन के ऑक्सीडेशन करवाते हैं। बोथ ऑक्साइड्स डोपामिन नॉन प्रेफरेंशियली। अब ये मोनोअमाइन ए और बी दोनों जो है ना डोपामिन को ऑक्सीडाइज करवाते हैं, शराकत से करवाते हैं। इसमें जो है ना ये नहीं कह सकते कि ये ज्यादा करवाते हैं, ये कम करवाते हैं, तो नॉन प्रेफरेंशियली उसको एक्सरसाइज करवाते हैं। ओके, फिर इसके बाद आते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेज के एग्जांपल पे। तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज के एग्जांपल कौन कौन सी है? तो ये है पेनोलजिन है, ये आइसो कार्बोक्साइड है, और ये बाकी भी आप खुद देख ली। तो ये इसकी मैकेनिज्म एग्जांपल है। थेरेप्यूटिक यूजेस इसके क्या होते हैं? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज आर इंडिकेटेड फॉर डिप्रेस्ड पेशेंट who are unresponsive or allergic to TCS और who experiencing strong anxiety। तो अब आप कौन सी पेशेंट को ये देंगे? उन पेशेंट को जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो और TCS को जो है ना उसका रिस्पांस शो नहीं हो रहा हो, तो फिर उसके बाद या उसको स्ट्रांग एंजाइटी हो, तो फिर आपने जो है उसको मोनोअमाइन ऑक्सीडेज देनी है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? ड्राउजीनेस, फटीग होता है, साथ में कॉन्स्टिपेशन होता है, नाजिया होता है, डायरिया होता है, डिजीनेस होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है, लाइट हेडेडनेस, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, डिक्रीज सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है, वेट गेन इसके साथ आता है, ब्लड वेजन, हेडेक, इंक्रीज एपेटाइट, रेस्टलेसनेस, शेकीनेस, वीकनेस, इंक्रीज स्वेटिंग। तो ये इसलिए हर जगह भी इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज है ना ये हर जगह होता है, ये आपकी गट एरिया में, आपके इंटेस्टाइन में, आपके लीवर में, तो इन सारी जगहों में ही होते हैं। तो इधर इस वजह से इसकी एडवर्स इफेक्ट भी बहुत जगह फैली हुई है। ओके, फिर एडवर्स रिएक्शन में मोनोअमाइन ऑक्सीडेज के एडवर्स रिएक्शन में आप जो है ना एक आते हैं, एक फूड है, और इस फूड में ज्यादातर होता है टायरामीन। टायरामीन ये एक वो है, टायरामीन प्रिकर्सर है किस चीज के लिए? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज के लिए। तो अब जो है ना आपने ऐसी फूड नहीं लेनी है जिसमें के अंदर टायरामीन हो, क्योंकि टायरामीन की वजह से जो है ना क्या होता है? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज होता है। अब मोनोअमाइन ऑक्सीडेज से क्या होता है? सीवियर एंड अपर अनप्रेडिक्टेबल साइड इफेक्ट ड्यू टू द ड्रग टू ड्रग एंड फूड इंटरेक्शन, ड्रग टू ड्रग एंड फूड इंटरेक्शन। जब ड्रग फूड के साथ इंटरेक्ट करवाए तो इसकी वजह से अकर विद द यूज ऑफ MOIs, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर में क्या होता है? हेडेक, स्टिफ नेक, टेकिकार्डिया, नाजिया, हाइपरटेंशन, कार्डियक एरिथमा, सीजर एंड पॉसिबल स्ट्रोक। सो फूड रिच इन टायरामीन सच इज, तो ये वाली फूड है, ये इसमें टायरामीन बहुत ज्यादा होता है। ये टायरामीन क्या होता है? ये प्रिकर्सर पर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होते हैं।
तो जब आप ये लोगे तो इसके वजह से जो है ना आप मोनोअमाइन ऑक्सीडेज का एक्टिविटी या मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर का एक्टिविटी और भी बढ़ जाएगा। जब ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की एक्टिविटी और भी बढ़ता है तो इसी की वजह से जो है ना आपको ये सिम्टम फिर आना शुरू हो जाते हैं। तो आपने जब आप मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर लोगे तो उसके साथ आपने टायरामीन नहीं लेनी है। ओके, टायरामीन कंटेनिंग फूड नहीं लेनी। इसके बाद फिर हम आते हैं मूड स्टेबलाइजर पे। तो मूड स्टेबलाइजर सिंपली क्या है, वो मेडिकेशन जो हम मूड को स्टेबलाइज करते हैं, या हमारा मूड हाइपर एक्टिव हो हम उसको नॉर्मल पे लेके आएंगे, या हाइपो एक्टिव मूड हो हम उसको नॉर्मल पे लेके आएंगे। तो उसमें आते हैं सबसे ज्यादा उसमें है डोपामिन एपिनेफ्रिन, या जिसको हम कहते हैं केटोकोलामाइन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग मेनिया। मेनिया में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डोपामिन और एपिनेफ्रिन। सेरोटोनिन आल्सो इन्वॉल्व द ओनली ड्रग अवेलेबल टू एलिवेट मेजर मीनिया। अब सीरोटोनिन भी वो वाहिद ड्रग है जिसकी इंक्रीज की वजह से जो मेजर मीनिया होता है वो क्या होता है, एलिवेट होता है, खत्म हो जाता है। ओके, फिर सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स मेजर मीनिया सिम्टम्स। तो वो जो ओनली ड्रग है, सॉरी, द ओनली ड्रग अवेलेबल टू एलिवेट मेजर मीनिया। तो ये आप इधर मूड स्टेबलाइजर में याद रखिए कि डोपामिन एपिनेफ्रिन भी होता है, इसके साथ साथ जो है ना मीनिया, और मीनिया में सेरोटोनिन भी इन्वॉल्व होता है। सेरोटोनिन डोपामिन एपिनेफ्रिन की वजह से मूड जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब जो वाहिद ड्रग है जो मेजर मीनिया की सिम्टम्स को खत्म करवाने में हेल्प करवाता है वो कौन सा ड्रग है, वो है लिथियम साल्ट है। तो लिथियम को हम कहते हैं मूड स्टेबलाइजर जो मेजर मीनिया की सिम्टम्स को खत्म करवाते हैं। इसके साथ साथ वैरायटी ऑफ मेडिकेशन यूज्ड इन कंजुगेशन विद लिथियम टू रेगुलेट मूड और स्टेबलाइज मैनिक पेशेंट। तो अब लिथियम के साथ साथ और भी बहुत ज्यादा मेडिकेशन है जो इसके साथ जो है ना रेगुलेट करवाते हैं या स्टेबलाइज करवाते हैं मैनिक पेशेंट को, जिसमें आते हैं कार्बामेज़ापिन आता है एंटी कन्वल्सन के थ्रू, क्लोज़ापिन आता है, डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट आते हैं, या एल ट्रिप्टोफैन एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो ये क्या सारे क्या होते हैं, ये मूड स्टेबलाइजर है। ओके, अब मूड स्टेबलाइजर में आपने जो है ना फिर क्या करने है, मूड स्टेबलाइजर सबसे ज्यादा कौन से वाले होते हैं, एक होते हैं एंटी कन्वल्सेंट और एक होता है लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट में कार्बोनेट आते हैं, स्केलेट आते हैं, लिथोनेट आते हैं और लिथोटेप्स आते हैं। एंटी कन्वल्सन आल्सो यूज एज मूड स्टेबलाइजर। इसमें आते हैं कार्बामेजिन आते हैं या टेग्रेटल और वोल्परिक एसिड डिपाकिन, और इसके साथ साथ लिमेट्रोजिन या लिमेसेटल। ओके, तो ये किसमें आता है, ये एंटी कन्वल्सेंट में, और लिथियम कार्बोनेट इसकी ये है, इसकी ये वाले टाइप है। तो ये लिथियम कार्बोनेट मेनली यूज होता है मूड स्टेबलाइजर के लिए, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना एंटी कन्वल्सन भी एज मूड स्टेबलाइजर यूज होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, तो इसकी पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर लिथियम क्या है कि ये अल्टरिंग द बैलेंस ऑफ आयंस चैनल्स अक्रॉस द क्लोराइड और पोटेशियम चैनल। तो हमारे पास ये जो चैनल होता है ना, चैनल ये होता है, ये न्यूरॉन का इनर साइड है, ये आउटर साइड है। तो ये न्यूरॉन का इनर साइड है, तो न्यूरॉन के इनर साइड जो है ना सोडियम के एंट्री होते हैं, सोडियम के एंट्री के साथ जो है ना क्लोराइड आउट आते हैं। ओके, तो क्लोराइड एंट्री या सोडियम एंट्री के साथ जो है ना पोटेशियम बाहर आते हैं, सॉरी, तो पोटेशियम बाहर आते हैं। अब आपने जो है ना क्या करना है, इधर ये लिथियम जो है ना ये इसकी बैलेंस को अल्टर करवाते हैं। क्या करवाते हैं, अल्टर करवाते हैं, क्योंकि जब मूड आपका डिप्रेस हो तो मूड डिप्रेशन में क्या होगा, आपका सोडियम पोटेशियम लेवल या क्लोराइड पोटेशियम लेवल वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसकी बैलेंस को बरकरार रखने के लिए फिर हम क्या लेते हैं, मूड स्टेबलाइजर लेते हैं या लिथियम लेते हैं। लिथियम फिर इसको बैलेंस रखते हैं। अल्टरिंग द फंक्शन ऑफ मेनी ट्रांसमीटर। अब इसकी काम और भी क्या है कि ये मेनी ट्रांसमीटर की फंक्शन को अल्टर करवाते हैं लिथियम, जैसा कि सेरोटोनिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, एसिटाइलकोलिन, गाबा। तो इन सारों के फंक्शन को ये क्या करवाते हैं, अल्टर करवाते हैं, और वो फिर अपने एक्शन को जो है ना सही तरह से अंजाम देते हैं। लिथियम आल्सो कॉज डाउन रेगुलेशन ऑफ सम नॉरएपिनेफ्रिन रिसेप्टर। अब ये बहुत सारे ऐसे नॉरएपिनेफ्रिन रिसेप्टर जिसके डाउन रेगुलेशन किस वजह से होते हैं, वो लिथियम की वजह से होते हैं। स्टेबलाइज मेम्ब्रेन मेक देम लेस एक्साइटेबल। अब ये मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करवाते हैं और ये लेस एक्साइटेबल बनाते हैं, जहाँ की आपका जो हाइपर मेनिक या मीनिया सिम्टम है वो क्या हो जाए, वो रिलीव हो जाए। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर एंटी कन्वल्सन। तो एंटी कन्वल्सन भी हमने पढ़ा कि मूड स्टेबलाइजर आप यूज करवाते हो। तो इसमें आते हैं वोल्पोरिक एसिड ब्लॉक गाबा ट्रांसमाइनेज
एंड इंक्रीज गाबा। तो अब ये क्या करवाता है, ये वाल्पोरिक एसिड जो है ना ये काज करवाता है गाबा ट्रांसअमाइनेज को ब्लॉक करवाते, लेकिन गाबा अमाइनोब्यूटारिक एसिड को जो है ना ये इंक्रीज करवाते हैं। कार्बामेज़ापिन एंड लेवेट्राजीन ब्लॉक सोडियम चैनल एंड इनहिबिट रिलीज ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट। तो इसका काम क्या होता है, कार्बामेज़ापिन का ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करवाते हैं, सोडियम एंड इनहिबिट लेवेट्राजीन एंड सोडियम लेवेट्राजीन ब्लॉक सोडियम चैनल, तो सोडियम चैनल और इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट। तो ये पर कंडीशन पे डिपेंड करवाता है कि आप हाइपर एक्टिव हाइपो एक्टिव। हाइपर एक्टिव में जो है ना आपकी चैनल्स को या आपकी सिग्नल ट्रांसमिशन को ब्लॉक करना चाहिए, हाइपो एक्टिव में उसको और भी एक्टिवेट करना चाहिए। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन इज प्रॉपरली इज प्रोबेबली इन्वॉल्व। तो इसमें मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है या इन्वॉल्व होता है एंटी कन्वल्सन। ओके, अब एंटी कन्वल्सन की साइड इफेक्ट्स क्या है, मेनी अनवांटेड साइड इफेक्ट्स इंक्लूडिंग हैंड ट्रेवल्स की वजह से आते हैं, इंक्रीजिंग थर्स्ट आते हैं, नाज़िया आते हैं, वोमिटिंग, डायरिया आते हैं, स्वेलिंग आते हैं, वेट गेन आता है, इसके साथ फटीग आता है, मसल वीकनेस आते हैं। इसके साथ साथ और भी प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द लॉन्ग टर्म यूज इन किडनी डैमेज। और ये किडनी डैमेज में एज अ लॉन्ग टर्म यूज की वजह से जो है ना उधर भी बहुत सारे प्रॉब्लम काज करवाते हैं। तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन का नहीं था, सिर्फ आपने जो है ना याद करने की इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने डिटेल से डिस्कस करवा दिया। फिर साइड इफेक्ट्स वगैरह थी वो आपने जरूर खुद याद रखनी है। ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।